हेलो गाइस, वेलकम बैक इन एसी क्लासेज ऑफ केमिस्ट्री फॉर क्लास 11th। आज हम लोग 11th क्लास के लिए एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड प्रॉपर्टीज, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। इसके पहले हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर को कंप्लीट किए हुए हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये ध्यान दीजिए कि उसके चैप्टर्स को पूरा स्टडी कर लीजिए और उसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन को बनाइए और एक्सरसाइज क्वेश्चन में आपको जो भी प्रॉब्लम होता है तो उस प्रॉब्लम को शॉर्ट सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और हम लोग चैप्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए फिर बाद में एक सीरीज शुरू करेंगे जिसमें हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन के टोटल सॉल्यूशन भी डालेंगे। तो इसलिए पहले हम लोग कंसेप्चुअली उस चैप्टर को समझेंगे और चैप्टर को समझते हुए चूँकि हम लोगों को कम समय में ज़्यादा कवर करना है, इसलिए थोड़ा सा पहले चैप्टर को पढ़ लिया जाए और उसके बाद क्वेश्चंस होंगे। जैसे समय मिलेगा उसके हिसाब से हम लोग क्वेश्चन का अलग सीरीज तैयार करेंगे। वैसे क्वेश्चन आप बनाइए, कंसेप्ट समझ करके बनाइएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे और जो आपके प्रॉब्लम होंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पर भेजिएगा। जहाँ भी डाउट होगा उसका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा वीडियो के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से डायरेक्ट। तो इस क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हमको ये जानना है कि क्लासिफिकेशन होता क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपके पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे मान लीजिए कि बुक्स ही हैं, आप जितने क्लासों में पढ़े हैं सब बुक्स एक जगह रख दिया जाए और कहा जाए कि उसमें से कोई एक पार्टिकुलर बुक, जैसे 9th क्लास की केमिस्ट्री या 11th क्लास की केमिस्ट्री का बुक निकालिए, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाए क्योंकि लॉट्स ऑफ बुक आपके पास है। तो अगर उन बुक्स को आप अपने सेल्फ में या घर पर जहाँ भी आप रखे हैं, आप उनको सब्जेक्ट वाइज या फिर क्लास वाइज अरेंज करके रखेंगे तो आराम से उसमें से हम उस पार्टिकुलर बुक को बहुत कम समय में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन जो होता है ये बेसिकली हमारे आइडेंटिफिकेशन को, स्टडी को इजी बनाता है। तो क्लासिफिकेशन है क्या चीज़? ये इजी तो बना रहा है, इसका काम तो इजी बनाना है, लेकिन ये वास्तव में है क्या चीज़? तो टू कैटेगराइज द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री डिफरेंट एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलर एंड डिसिमिलर प्रॉपर्टीज is known as classification. To categorize or to make group of the elements on the basis of their similar and dissimilar properties, fundamental properties, is known as classification of the elements. अब इस क्लासिफिकेशन को हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन बोलते हैं केमिस्ट्री के फील्ड में। तो ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन क्यों होता है? तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन इसलिए होता है कि उसमें एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टी सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट करती रहती है। पीरियोडिकली यानी सर्टेन इंटरवल, सर्टेन गैप के बाद रिपीट करती रहती है, इसलिए ऐसे क्लासिफिकेशन को हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कहते हैं। आज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के लिए जो हम लोग देखते हैं पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो कि डेवलप्ड फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, तो ये टेबल कोई एक दिन में नहीं बनाया गया है। इसको तैयार करने के पहले बहुत सारे साइंटिस्टों ने, केमिस्टों ने अपने अपने हिसाब से आइडिया लगा करके और कैटेगराइज करना शुरू किया एलिमेंट्स को। तो उसी में कुछ इम्पोर्टेंट लोगों के प्रयास की चर्चा हम लोग करेंगे। सबसे पहले तो इसमें एक था हमारा सबसे पहला कि प्राउड्स हाइपोथेसिस। वो 1815 में एक अपना हाइपोथेसिस दिए प्राउड कि जो भी एलिमेंट्स हैं नेचर में वो सब हाइड्रोजन के मल्टीपल हैं, हाइड्रोजन एटम के मल्टीपल हैं। इसको हम लोग यूनिटरी थ्योरी भी बोलते हैं। यूनिटरी मतलब मेड अप ऑफ वन। तो वन के डिफरेंट मल्टीपल से बने हुए जो थ्योरी के लिए हम लोग यूज करते हैं वर्ड यूनिटरी थ्योरी। तो इट इज ऑल्सो नोन एज यूनिटरी थ्योरी अकॉर्डिंग टू विच हाइड्रोजन एटम इज द फंडामेंटल एटम। सबसे छोटा हाइड्रोजन एटम है और बाकी के जितने भी एटम बने हुए हैं तो वो सारे के सारे एटम हाइड्रोजन एटम के ही एक से ज़्यादा संख्या में आपस में कंबाइन करने से बने हैं। जैसे सोडियम है
तो सोडियम का एटॉमिक मास आप जानते हैं 23 होता है। तो इस हाइपोथेसिस के अनुसार क्या था कि एक सोडियम का एटम 23 हाइड्रोजन एटम्स के कॉम्बिनेशन से बना है, लेकिन चूंकि फैक्ट ऐसा नहीं पाया गया बाद में, इसलिए इसको छोड़ दिया गया। तो ये सब एक अर्लियर प्रयास था। उसके बाद दूसरा प्रयास क्लासिफिकेशन के लिए उधर लेवुजियर के द्वारा, बर्जीयस के द्वारा भी किया गया था। लेवुजियर ने आपको मेटल नॉन मेटल में डिवाइड किया था। तो फिर डोब्रेनर जो थे वो डिफरेंट एलिमेंट को लेकर के एक अपना कुछ अलग कॉन्सेप्ट दिए। तो उसमें डोब्रेनर ट्रायड्स, तो ये डोब्रेनर ट्रायड्स क्या होते हैं? ट्रायड्स मतलब मेड अप ऑफ 3, चाहे ग्रुप ऑफ 3। तो डोब्रेनर ने 1824 में जो कुछ एलिमेंट थे उसमें से कुछ सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स को लेकर के और 3 एलिमेंट का एक ग्रुप बनाया। सिमिलर प्रॉपर्टी वाले 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया और उस ग्रुप में एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज किया, या एटॉमिक वेट कहिए, एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास। केमिस्ट्री के लिए वही चीज़ है, फिजिक्स वाला मास और वेट का डिफरेंस यहाँ नहीं है। तो इसमें उन्होंने जब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में अरेंज किया सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स को, तो कुछ 3 के ग्रुप बने और उन्हीं 3 के ग्रुप को हम लोग ट्रायड्स बोलते हैं। तो डोब्रेनर ट्रायड्स, डोब्रेनर क्लासिफाइड द एलिमेंट्स इन ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स विच आर नोन एज डोब्रेनर ट्रायड। द एलिमेंट्स इन अ ट्रायड हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज एंड एटॉमिक वेट of the central element of each triad is very close to arithmetic mean of the atomic masses of the other 2 element। तो इन्होंने कहा क्या कि 3 का जो हम ग्रुप बनाते हैं इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पर सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स का, तो उसमें बीच वाला जो एलिमेंट होता है उसका एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट फर्स्ट और लास्ट के, ट्रायड्स में जो फर्स्ट में है और जो लास्ट में है, उनके एवरेज के या अर्थमेटिक मीन के, मास के अर्थमेटिक मीन या मास के एवरेज के लगभग सिमिलर होता है, कभी कभी एग्जैक्टली भी हो सकता है। तो जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, तो लिथियम का मास 7 है, सोडियम का 23 है, पोटेशियम का 39 है। अगर हम लोग बीच वाला सोडियम का निकालते हैं तो ये 7 और 39/2 करेंगे, उसका अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए तो 23 आता है, और सोडियम का एग्जैक्ट 23 है, तो इक्वल हो गया। इसी तरीके से ग्रुप लिए जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन का 35.5 होता है, आयोडीन का 127 होता है। अगर इनका एवरेज निकाला जाए तो 81.25 आता है। अब ब्रोमीन का नोन मास है, कैलकुलेटेड मास है आपका 80, तो 80 और 81.25 वेरी नियरर मास हैं। तो इस तरीके से डोब्रेनर ट्रायड्स में जो मिडिल वाला एलिमेंट होता है उनका मास या एटॉमिक वेट फर्स्ट और लास्ट के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है एवरेज के। ये एक छोटा सा प्रयास था, लेकिन इसमें डिमेरिट ये थी कि सिमिलर प्रॉपर्टी की तो बात की है, लेकिन कौन कौन से सिमिलर प्रॉपर्टी को पैरामीटर माना जाए और उसके आधार पर एक कंपैरिजन किया जाए, ये क्लियर नहीं था। दूसरी बात कि अब एवरेज की बात किए तो एवरेज का कोई लिमिट तो है नहीं कि कितना वेरिएशन हो सकता है, कितना नहीं हो सकता है, ये भी बात है। और उसके अलावा ये जितने एलिमेंट्स थे सबको क्लासिफाई नहीं कर पाए और ट्रायड्स का कोई पार्टिकुलर स्पेसिफिकेशन नहीं हो पाया कि फर्स्ट ट्रायड कौन होगा, सेकंड कौन होगा, थर्ड कौन होगा, कुछ अरेंज्ड वे में नहीं नॉलेज दे पा रहा था, इसलिए इसको भी छोड़ दिया गया। अब इसके बाद अगला प्रयास किया गया न्यूलैंड्स के द्वारा। तो इन्होंने पहले वाले से बेस लिया, इन्होंने बताया था कि कुछ पीरियोडिकली रिपीटिशन होता है, सिमिलर टाइप की प्रॉपर्टी पाई जा रही है कुछ गैप के बाद, रेगुलर इंटरवल के बाद। तो उस बात को थोड़ा सा आगे सोच करके न्यूलैंड ने बढ़ाया और अपना एक 1864 में रूल दिया, जिसको हम लोग न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहते हैं, चाहे न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल भी बोलते हैं। तो इन्होंने कहा कि अगर एलिमेंट्स को, जैसा कि इन्होंने अपना मेन चीज़ क्या लिया था, एटॉमिक वेट, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, तो
न्यूलैंड ने कहा कि अगर हम लोग एलिमेंट को इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के अनुसार अरेंज करते जाएं तो ऐसा पाया जाता है कि हर 8th एलिमेंट अपने पहले वाले एलिमेंट की तरह सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है, जैसा कि म्यूजिकल नोट्स में होता है। जैसे आप पढ़ते हैं कि सा, रे, गा, मा, प, ध, नी, सा। तो फर्स्ट सा और लास्ट सा ये 8 नंबर पर आता है। पहला सा है सा, उसके बाद सा, तो ये 8वां एलिमेंट जो हुआ वो पहले वाले जैसा हो जाता है। वैसे रे का 8वां रे हो जाएगा, ग का 8वां ग हो जाएगा। तो इस तरीके से हर 8वां एलिमेंट जैसे म्यूजिकल नोट में रिपीट करता है, तो उस तरीके से एलिमेंट को भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ाया जाए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के अनुसार अरेंज किया जाए, तो हर 8वां एलिमेंट, हर 8th एलिमेंट पहले वाले जैसा रिपीट करता है, सिमिलर प्रॉपर्टी दिखाता है। तो इफ द एलिमेंट्स वेयर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स, सिमिलर प्रॉपर्टीज आर recorded in every 8th element like notes in a musical scale। अब इसमें बात आ गई कि जैसे डोब्रेनर ने कहा कि 3-3 के सेट में आता है, तो इन्होंने कहा कि नहीं, सबको अगर एक ग्रुप में अरेंज करें तो हर 8वां पहले वाले जैसा होता था। तो इनके अपेक्षा इनका थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ गया। अब इसमें देखा गया कि ये भी कुछ बहुत हद तक नहीं नोटिफिकेशन दे रहा है, क्योंकि ये डिमेरिट में आता है कि ये न्यूलैंड का जो ऑक्टेव रूल है ये कैल्शियम तक यानी लोअर एटॉमिक मास वाले एलिमेंट्स के लिए तो सही हो जाता है, लेकिन जब हायर एटॉमिक मास की ओर चलते हैं, आपको कैल्शियम के बाद स्कैंडियम से आगे बढ़ते हैं, तो वहाँ पर ये 8th एलिमेंट का रिपीटेशन वाली बात जो है वो बिल्कुल गलत हो जाती है। वहाँ पर 8 पर नहीं रिपीटेशन होता, वेरिएशन आ जाता है। तो इसलिए सबके लिए वेल डिफाइंड ये रूल नहीं रहा, इसलिए इसको छोड़ दिया गया। इसमें एक लोथर मेयर्स कर्व की चर्चा भी है कि लोथर मेयर ने भी अपना किया कि व्हेन द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स are plotted as a function of their atomic weights, the elements with similar properties occupy almost similar position। यानी अगर एटॉमिक वॉल्यूम के आधार पर लेकर के एटॉमिक वेट के हिसाब से अपना उन्होंने जब ग्राफ खींचा, एटॉमिक वॉल्यूम का मतलब कि 1 ग्राम एटम का वॉल्यूम, तो उसमें उन्होंने देखा कि जब अपना ग्राफ तैयार किया तो देखा कि सिमिलर प्रॉपर्टी वाले जो एलिमेंट्स हैं उनके ग्राफ में लगभग सिमिलर पोजीशन मिल रहा था। जैसे अल्कली मेटल का एक खास रेंज मिल रहा था, लोअर मेटल का खास मिल रहा था, नॉन मेटल्स का एक खास लेवल मिल रहा था। तो ग्राफ में लगभग सिमिलर पोजीशन पर सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट देखे। लेकिन अब ये बहुत हद तक क्लियर कर देता था पोजीशन को, उनके प्रॉपर्टीज को, लेकिन इनमें दिक्कत क्या थी ग्राफ बेस्ड था, और हर आदमी के लिए इसके ग्राफ को हमेशा दिमाग में रखना, माइंड में रखना डिफ़िकल्ट था, वो आइडिया उतना परफेक्ट नहीं था, तो इसलिए इस आइडिया को भी छोड़ दिया गया। अब इसके बाद एक ऑथेंटिक टेबुलाइड फॉर्म जो पीरियोडिक टेबल का होता है वो सबसे पहले मेंडलिफ के द्वारा दिया गया। तो उस मेंडलिफ ने अपना एक लॉ बनाया और लॉ में कहा कि द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। यही मेंडलिफ का लॉ था। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए या कोई पूछे कि मेंडलिफ का पीरियोडिक लॉ क्या था, तो सीधे आपको बताना है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक वेट। तो यहाँ पीरियोडिक फंक्शंस का मतलब क्या हुआ कि उनकी प्रॉपर्टी सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट करेगी, और जो इंटरवल्स होते हैं उन्हीं इंटरवल्स को हम लोग पीरियड बोलते हैं। और अपने लॉ के आधार पर उन्होंने सोच करके, और जितने भी एलिमेंट्स उस समय तक जानकारी में थे, सारे एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी को राइट डाउन करके और उनको एक टेबल बनाया। टेबल में क्या किया कि उन्होंने, जैसे ये न्यूलैंड ने कहा था कि 8 पर रिपीटिशन होता है, तो इन्होंने 8 पर रिपीटिशन को सही मानते हुए 8 वर्टिकल ग्रुप बना लिए, और उसके बाद हॉरिजॉन्टल रोज भी बनाए, और जो
एलिमेंट थे उनकी जो जो नोन प्रॉपर्टी थी, एटॉमिक मास वगैरह, चाहे जो भी ऑक्साइड फॉर्मेशन, हाइड्राइड फॉर्मेशन, सबको लिखते गए और नोट करके कार्ड पर अलग अलग उस टेबल में अरेंज करने लगे। तो अरेंज करने पर पाया उन्होंने, उनके समय तक 63 एलिमेंट ज्ञात थे, तो उन्होंने पाया कि अगर हम लोग ऑक्टेट रूल को, 8 को और पीरियोडिसिटी को रिपीट करते हुए इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पर सजाते हैं तो एक टेबल बन जाता है और उस टेबल को कहा जाता है मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। तो क्योंकि वो मेंडलीफ के पीरियोडिक लॉ से आधारित था, तो वो टेबल सबसे पहले वर्ल्ड का टेबलाइज्ड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन मेंडलीफ का ही था। और उनको आज भी बहुत इंपॉर्टेंस इसलिए दिया जाता है कि फर्स्ट बार उन्होंने अपने आइडिया के अनुसार क्लासिफाई किया। और आज जो हम लोग क्लासिफिकेशन किए हुए हैं, न्यू एलिमेंट्स खोजे गए हैं, तो उनके बाद भी बहुत हद तक उनका जो कंसेप्ट है, उनका जो पोजीशन दिया गया जहाँ पर, वो पोजीशन आज भी अनडिस्टर्ब्ड है, ज्यों का त्यों है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। तो ये माना जाता है कि चाहे कारण जो भी हो, लॉजिक उनका जो भी हो, लेकिन उनका स्टडी या पॉइंट जो था रखने का वो बहुत हद तक सही था। अब उसमें उन्होंने अपना जो टेबल बनाया तो उसमें 1 से 8 तक ग्रुप बनाया, उसमें 1 से 7 तक के ग्रुप को सब ग्रुप में भी ए और बी में डिवाइड किया और उसके प्रॉपर्टी के आधार पर अलग अलग लिखे। तो उनको टेबल में बहुत जगह पर खाली स्थान मिले, गैप मिले। तो गैप के बारे में उन्होंने भविष्यवाणी की, बताया कि कुछ भविष्य में ऐसे एलिमेंट्स खोजे जा सकते हैं जिनकी प्रॉपर्टी उस पार्टिकुलर स्पेस पर रखे जाने वाले एलिमेंट से मैच करेगी और उस पार्टिकुलर स्पेस पर जहाँ पर एलिमेंट नोन नहीं था उसकी प्रॉपर्टी की भी भविष्यवाणी की थी इन्होंने। तो ये बहुत हद तक सही साबित हुआ। लेकिन इनमें डिमेरिट क्या हुआ कि अब एटॉमिक मास का जो वेरिएशन होता है वो रेगुलर वे में नहीं होता है, इरेगुलर वे में होता है। और उनके समय में इनर्ट गैसें नहीं थी, बाद में इनर्ट गैसों को खोजा गया तो 0 ग्रुप में डाला गया और आज तो उनको 18th ग्रुप में हम लोग पढ़ते हैं। उनके अलावा आइसोटोप्स की जब खोज हुई तो आइसोटोप्स में आप जानते हैं कि एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास चेंज कर जाता है। तो जब एटॉमिक मास चेंज, जैसे कार्बन 12 भी है और कार्बन 14 भी है, कार्बन 12 6 यानी 6 एटॉमिक नंबर, 12 एटॉमिक मास, और कार्बन 14 6 का मतलब कि कार्बन का 6 एटॉमिक नंबर और 14 मास नंबर। तो कार्बन के दोनों एटॉमिक नंबर सेम है, दोनों कार्बन के ही एटम हैं। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन में हमको एक ही जगह पर रखते हैं कार्बन को, क्योंकि एक ही एलिमेंट है बेसिकली। लेकिन अब मेंडलीफ के हिसाब से बात करें तो 12 वाला मास अलग रखा जाना चाहिए और 14 वाला मास अलग रखा जाना चाहिए। यानी आइसोटोप के एग्जिस्टेंस का ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता है, तो इसलिए इसकी वैलिडिटी कम हो गई। लेकिन फिर भी, और इसमें एक और ख़ास बात है कि आपको अगर एटॉमिक मास की जानकारी हो, आपको टेबल अगर दिया जाए मेंडलीफ का, तो आप टेबल से देख करके बता सकते हैं कि हाँ इस एलिमेंट की प्रॉपर्टी इससे मिलेगी, इस एलिमेंट की प्रॉपर्टी इससे मिलेगी, ये आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एटॉमिक मास दे दिया जाए और कहा जाए कि मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में इसका पोजीशन कहाँ होगा, आप आइडेंटिफाई करके बता दीजिए, तो आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उनका कोई फंडामेंटल आधार नहीं है कि वो ग्रेडेशन कैसे हुआ। क्योंकि आप जब एटॉमिक मास दिया जाएगा तो न्यूमेरिकल कुछ रूल दिया जाएगा, तब तो आप डिसाइड करेंगे। और मेंडलीफ टेबल में ऐसा रूल कुछ उन्होंने जनरलाइज करके नहीं दिया जिससे कोई भी आदमी, अननोन आदमी, उसके पोजीशन का फाइंडिंग कर सके। तो इसलिए कुछ हद तक सही है, लेकिन उसमें कुछ डिमेरिट्स आई। अब इसमें ये था कि द पीरियोडिक टेबल जो मेंडलीफ का है वो प्रिपेयर्ड बाय हिम on the basis of his periodic law is known as Mendeleev's periodic table। ही मेंडलीफ के लिए यूज किया गया, चूँकि सेम पैराग्राफ में है, आप डायरेक्ट लिखेंगे तो मेंडलीफ नाम वहाँ लिख देंगे। इट हैज़, अब इसमें क्या है कि इट हैज़ 8 वर्टिकल कॉलम्स। तो जो टेबलाइज फॉर्म है उसमें जो भी वर्टिकल कॉलम है, चाहे मॉडर्न का हो चाहे पीरियोडिक का हो, तो उनको हम लोग ग्रुप्स बोलते हैं। तो मेंडलीफ में 1 से 8 तक इनको रोमन अंक में लिखा जाता है, रोमन स्क्रिप्ट में 1 to 8 ग्रुप्स हैं। एंड 7 हॉरिजेंटल रोज
कॉल्ड पीरियड्स। हॉरिजेंटल रोज 7 बनाए उन्होंने, और उन हॉरिजेंटल रोज का नंबरिंग 1 2 3 4 जो जनरल होता है इस नंबर से किया, इसका रोमन में किया। तो इस तरीके से मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स हैं। तो ये बहुत हद तक ऑथेंटिक रहा, लेकिन इसके बाद भी उससे काम नहीं चला, चूँकि ये देखा गया मेंडलीफ के टेबल में कि कहीं कहीं उनके टेबल में अब रूल उनका था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज कर रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं उन्होंने पाया कि अगर हम इंक्रीजिंग एटॉमिक मास को फॉलो करते हैं तो जिस एलिमेंट का पोजीशन जहां होना चाहिए वहां पर और जो एलिमेंट है उनका अलग प्रॉपर्टी है, और उसके जस्ट पहले रखते हैं तो उससे प्रॉपर्टी मैच कर दी जाती है। तो आप टेबल देख सकते हैं, मेंडलीफ के टेबल में कहीं कहीं है कि उसमें लोअर एटॉमिक वेट वाले एलिमेंट को बाद में रखा गया और उससे हायर एटॉमिक मास वाले को उसके पहले रख दिया गया, और उन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया कि ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि सिमिलर प्रॉपर्टी से मैच कराना है। तो फिर उन्होंने तो अपना समझ करके कर दिया, लेकिन वो जनरलाइज सिमिलर प्रॉपर्टी कौन है जिसके आधार पर मैच कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ क्लियर नहीं कर पाए। तो इसलिए अब एक नए इम्प्रूव्ड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत पड़ी। तो नए टेबल के लिए मोसले ने अपना एक रूल दिया जिसको मोसले पीरियोडिक लॉ बोलते हैं। तो मोसले पीरियोडिक लॉ में कहा, जैसे अभी तक इन्होंने स्टडी किया कि हर लोग जो चाहे डोब्रेनर हो, न्यूलैंड हो या मेंडलीफ हो, ये एटॉमिक मास को लेकर के चले थे। तो मेंडलीफ ने ये मोसले ने देखा कि जब एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट आया सामने तो उन्होंने कहा कि नहीं, एटॉमिक मास फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं है, एटॉमिक मास से ज़्यादा इम्पोर्टेंट फंडामेंटल प्रॉपर्टी फॉर एन एलिमेंट इज इट्स एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, केमिकल प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और एटॉमिक मास बेसिकली उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को डिनोट करता है, जैसा कि हम आज भी जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि एटॉमिक नंबर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज कंपेयर टू एटॉमिक मास, और एटॉमिक नंबर काउंटिंग नंबर के हिसाब से है। आप देखते हैं एलिमेंट 1 से लेकर के 118 एलिमेंट तक के लिए दिया गया है। तो जो एटॉमिक नंबर है एकदम सीरियल में नेचुरल नंबर की तरफ बढ़ रहा है, नेचुरल नंबर के रूप में। तो इसलिए इसके आधार पर जो टेबल बनाया गया उस टेबल को हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बहुत हद तक सिंप्लीफाइड कर दिया, और जो आपका मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में जो जो क्वेश्चन उठाए गए थे, ड्रॉबैक्स उठाए गए थे, उनका क्लैरिफिकेशन मॉडर्न में हो गया। लेकिन 2000 ईस्वी तक जो यूपेक के द्वारा IUPAC के द्वारा जो ग्रांटेड टेबल था उसमें फर्स्ट ग्रुप से लेकर के 7 ग्रुप तक को A B में बांटा गया था। पहले फर्स्ट A, तब फर्स्ट B, तब पहले फर्स्ट A, तब सेकंड A, और उसके बाद लास्ट में थर्ड A, फोर्थ A, फिफ्थ A, सिक्स्थ A, और सबसे लास्ट में 0 ग्रुप दिया जाता था। और बीच के जो ट्रांजिशन मेटल वाले पार्ट हैं उसमें पहले लिखा जाता था कि थर्ड B, फोर्थ B, 5B, 6B, 7th B, और 8 में 3 कॉलम को लिखा जाता था, उसके बाद 1B और 2B को लिखा जाता था। तो ये ग्रेडेशन तो सही था A और B के आधार पर, लेकिन बाद में 2000 ईस्वी में IUPAC जो संगठन है केमिस्ट्री का और इंटरनेशनल लेवल पर, उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, इस कन्फ्यूजन वाले कॉन्सेप्ट को या थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को छोड़ करके हम लोग फ्लैट नंबरिंग करेंगे। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया गया है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो मोसले लॉ से रिलेटेड है, उस टेबल में उन्होंने 1 से लेकर के 18 तक का ग्रुप बनाया। वर्टिकल कॉलम को ही ग्रुप बोलते हैं, लेकिन मॉडर्न में आप देखिएगा तो 1 से लेकर के सीधा 1 2 3 4 5 to 18 तक दिया गया है। और पीरियड तो आपके जैसे 7 थे तो वैसे ही 7 रहे हैं। तो अब हम लोग उनको मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को लिख लेते हैं, और फिर उन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कैसे उनको रखा जाता है, उसका ग्रुप नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को हम लोग लिख लेते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और मोसले पीरियोडिक लॉ, द पीरियोडिक एंड द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स।
और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो मॉडर्न लॉ के आधार पर बनाया गया है। इसमें टोटल कितने हैं तो आप याद रखिएगा कि टोटल 18 ग्रुप्स हैं वर्टिकल कॉलम और 7 पीरियड्स हैं। अब इसके बाद हम लोग उसमें जब अरेंज किए हुए हैं एलिमेंट को, तो कुछ दिनों पहले तक 107-8 एलिमेंट ही नोन थे, उसके पहले 100 थे, तो पहले 100 तक का तो सीधा नाम दे दिया गया जो एक्सेप्टेड नाम था। वर्जिलियस के द्वारा जो 2 लेटर वाला फॉर्म दिया गया था कि किसी भी एलिमेंट का सिंबल मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 लेटर से बनता है, तो जिनका नाम क्लियर हो चुका था वो तो ठीक था। लेकिन कुछ दिनों पहले तक ऐसा पीरियोडिक टेबल में दिखता था, या कहीं कहीं आज भी देखेंगे तो किसी पीरियोडिक टेबल में ये 3-3 वाला इस टाइप का कुछ सिंबल आपको देखने को मिल सकता है 108-10 के बाद। तो पहले था कि जब तक उनका परमानेंट नाम नहीं दिया गया था यूपेक सिस्टम के द्वारा ऑफिशियली नेम, तब तक हंड्रेड्स और उसके बाद वाले जो एलिमेंट थे उनको उनके डिजिट के आधार पर नाम दिया जाता था। तो डिजिट के लिए यहाँ पर देखिए नोशन ऑफ IUPAC नोमेनक्लेचर फॉर एलिमेंट जब तक क्लियर नहीं था ऑफिशियली, उनके लिए यूज होता था। आज अभी के डेट में आपका 118 एलिमेंट्स का नोमेनक्लेचर हो चुका है। हालांकि उनमें बाद वाले जो थे उनका हाफ लाइफ टाइम बहुत कम है, उनके बारे में केमिस्ट्री बहुत कम है, लेकिन उनका नोमेनक्लेचर हो चुका है, तो इसलिए अब इस नेम का उतना इम्पोर्टेंस नहीं रह गया है। लेकिन फिर भी कभी कभी क्वेश्चन में आपको जानकारी के लिए पूछा जा सकता है, तो उसका नाम याद रख लेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि टोटल 10 डिजिट होते हैं 0 से 9 तक, तो इनका यूपिक एक के अनुसार नाम अलग अलग लिखा गया है। जैसे 0 के लिए नील लिखते हैं, 1 के लिए ऑन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट और 9 के लिए इन। तो और उनका एब्रीविएशन जो सबसे स्टार्टिंग वाला लेटर है वही यहाँ एब्रीविएशन दिया गया है। तो जब 100 से ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाला जो भी होता था ना, तो उसका टेम्प्रोरी नाम इसी तरीके से लिखा जा सकता है। जैसे यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल दिया है कि नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर एबव 100। तो जैसे 101, 102, ऐसे ही आप 105 तक का हम लिख करके छोड़ दिए हैं। सोन में आप 118 तक का लिख सकते हैं। तो क्या होगा कि 1 जहाँ हो उसके लिए यू सिंबल लगाना है, ये ऑन वाला 1 के लिए। उसके बाद जहाँ 0 है तहाँ नील एन लगाएंगे सिंबल, और उसके बाद फिर 1 से लेकर 9 तक के जो आपके UBTQPHSOE जो दिए गए हैं आप सीरियली लगाएंगे। तो यहाँ पर 100 से ऊपर होगा तो सब 3 डिजिट नंबर होगा, और हर डिजिट का जो कॉरेस्पॉन्डिंग ये सिंबल है उसको लगाएंगे तो आपका एटॉमिक नंबर उसका सिंबल बन जाता था। ये टेम्प्रोरी सिंबल होता था, बाद में जब ऑफिशियल दे दिया गया तो ये टेम्प्रोरी अपने आप खत्म। इसको प्रोविजनल नेम भी बोल सकते हैं। अब इस टाइप का नेम दिया गया हो तो उसको क्या लिखेंगे, तो इसका नियम यही है कि जो जो डिजिट दिया गया है उसका ये पूरा नाम लिखिए जो दिया गया है यहाँ नाम, और लास्ट में IUM जोड़ देते हैं। तो अगर अंत में आई है, जैसे देखिए बाई में है चाहे ट्राई में है तो आई है, तो उसमें खाली UM जोड़ेंगे, बाकी कोई भी हो तो इसमें IUM जोड़ देते हैं। तो जैसे 101 का लिखना चाहें तो 1 के लिए ऑन लिखते हैं, 0 के लिए नील लिखते हैं तो ऑन नील, अब फिर 1 है तो फिर ऑन, इसके बाद IUM तो ऑन नील अनियम। उसी तरीके से 102 है तो ऑन फिर नील, 2 है तो बाई, आई लगा हुआ है तो UM लगा दिए। ऐसे ही 103 है तो ऑन नील ट्राई, आई है तो UM केवल लगा दिए। फिर 104 के लिए ऑन नील क्वाड EM, फिर 5 के लिए ऑन नील पेंट EM। तो ये लगा देंगे तो ऐसा नाम हो जाएगा। आप 18 तक लिख सकते हैं, उसका करस्पॉन्डिंग सिंबल लिख सकते हैं। तो 118 तक आप लिख करके इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपके बुक में भी दिया हुआ है। और आप उसका 101 से ले करके और 18 तक का जो प्रेजेंट नेम आपके बुक में दिया हुआ है, किसी भी बुक में दिया हुआ है, तो आप इसको प्लीज़ याद कर लीजिए, क्योंकि वो आपका याद करने वाला नाम तो डायरेक्ट जो अलग अलग है ऑफिशियली उसको तो याद ही करना पड़ेगा। तो उसका एटॉमिक नंबर और उसका नाम याद रख लीजिए, कर लीजिए। अब ये मान करके चलिए कि धीरे धीरे आपको 118 एलिमेंट का नाम और उसका एटॉमिक नंबर सिंबल याद करना है।
तो आप उधर 20-25 तक तो याद रखें, 20 तक तो सब लोगों को 10 तक याद होगा, उसके बाद भी कुछ और आगे के भी जहाँ तहाँ से रैंडमली याद हैं। अब इधर 101 से लेकर के 18 तक क्या कर लीजिए, फिर इसमें पार्ट वाइज आप धीरे धीरे उसको 5-5, 10-10 करके एटॉमिक नंबर, सिंबल, नाम याद करते चलिए। और इसके बाद ये अब मॉडर्न क्लासिफिकेशन के कुछ विशेष ट्रेंड्स, उसमें किसी एलिमेंट का पोजीशन हम कैसे डिसाइड करेंगे, एटॉमिक नंबर के आधार पर कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस सब के बारे में डिटेल्स, और उसके बाद उसकी पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो होती है या पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी जो होती है, उसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। अगर चैनल पर आप नए हैं अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग चैनल से जुड़ें और फ़ायदा उठाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।